अच्छा, तो कल हमने एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, मतलब मैंने कल आपको एक होमवर्क दिया था, क्या आपने होमवर्क किया? 20 से 21 लोगों का आया ग्रुप पर, ठीक है। तो होमवर्क होमवर्क हमारा मोमेंटम पे था और कन्वर्जन पे था, राइट। तो मैंने आपके बहुत से लोगों के होमवर्क देखे, उसमें से कुछ बेसिक गलतियां थी, हमको डिस्कस करेंगे पहले, और होमवर्क क्या था वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर होमवर्क की मैं बात करूँ सबसे पहले अगर होमवर्क की मैं बात करूँ, होमवर्क में क्या पूछा था? अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 सेकंड में 30 सेकंड 30 मीटर ट्रेवल करता है और उसके ऑब्जेक्ट का वेट 2 किलो है, तो मोमेंटम क्या होगा, राइट। इस तरह कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। हमने कंसीडर किया था एक ऑब्जेक्ट अगर 2 सेकंड में 30 मीटर ट्रेवल करता है और उसका वेट 2 kg है, तो मोमेंटम क्या होगा, राइट। ये सवाल था हमारा। तो मोमेंटम क्या निकाले थे हमने? मास इंटू वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट 2 kg का था, ठीक है। वेलोसिटी कैसे निकाले थे? डिस्टेंस 30 मीटर, ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी होगी 15 इंटू 2 होगी 30, ठीक है। ये हो गया उसका केजी मीटर्स पर सेकेंड। इस तरह से आंसर निकाले थे हम मोमेंटम, राइट। इसका मतलब क्या है? जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर 2 किलो का था, वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद यहाँ पर जो है उसको 30 किलो के बराबर का इम्पैक्ट देगा, है ना। ऐसे कुछ निकाले थे हमने। उसके बाद हमने देखे थे यूनिट कन्वर्जन, यूनिट किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सवाल पूछा था आपको, व्हाट इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर कितना होता है? व्हाट इज 1 माइक्रोमीटर, कितना मीटर होता है 1 माइक्रोमीटर? व्हाट इज किलोमीटर, ठीक है। तो आप लोगों ने लिखा था, एक मिनट, ओके। तो आप लोगों ने यहाँ पे लिखा 10⁻⁻², किसी ने लिखा 10⁻⁻6, और आपने लिखा 1,000। इस तरह से कुछ लिखा आपने, राइट। आप में से किसी ने यहाँ पर क्या गलती की है? ये तो राइट लिखा, लेकिन इसका यूनिट जो है कैपिटल एम लिखा, कैपिटल एम कैपिटल एम कैपिटल एम, ठीक है। एक बार जान लो कि ये जो यूनिट है ना, यूनिट हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। यूनिट हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। हाँ, अगर किसी साइंटिस्ट का नाम हो, फॉर एग्जांपल न्यूटन, फॉर एग्जांपल जूल्स, फॉर एग्जांपल केल्विन, ये साइंटिस्ट लोगों का नाम अगर होता है यूनिट में, तो उसको कैपिटल लिखना है। बाकी जितने भी चीज आएंगी सबको स्मॉल। तो यहाँ पे कैपिटल एम की जगह आप लोगों ने स्मॉल एम लिखना चाहिए था, ठीक है। बाकी सब लोगों ने सही किया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, सबसे पहले जिसने होमवर्क किया था उसने यहाँ पे 10⁻⁻² किया, 10⁻⁻6 किया, फिर यहाँ पे 1,000 लिखा। वो ये भी तो लिख सकता था 10⁻3, ठीक है, ये भी तो लिख सकता था। ये क्यों नहीं लिखा? सबसे पहला सवाल। नहीं भी लिखा तो उसके बाद सारे बच्चों ने जितना भी होमवर्क किया है, सबने 1 किलोमीटर इज इक्वल टू ये लिखा, है ना। तो 1 किलोमीटर, इसको हम 10⁻³ भी लिख सकते हैं ना, राइट। तो उस तरह से भी लिख सकते हो, तो वैसे भी लिखा करो, कॉपी मत करो। चलो ये बताओ, ये कितना होगा? 1 2 3 4, 10⁻⁻ कितना होना चाहिए ये चीज? 10⁻ कितना होना 10 to चाहिए? the power 6. 10 to the power 6. 10⁻⁶, राइट। 10⁻⁶, है ना। आपको पता है कैसे लिखते हैं। चलो बताओ ये कितना होना चाहिए? 10⁻⁻, ये कितना होना चाहिए? 10⁻⁻? -5. -5, है ना, ठीक है। कैसे लिखेंगे? यहाँ पर कैसे लिखेंगे? एक के बाद कितने जीरो है वो 10 के ऊपर लिख देना है। एक के बाद कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। यहाँ पे क्या करेंगे? डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो हम लोग इतना लिख देंगे। चलो मुझको बताओ ये कैसे लिखेंगे? इसको 10⁻, क्या लिखूंगा बताओ जल्दी से? -5. -5। कैसे लिखा? डेसिमल पॉइंट के बाद गिना 1 2 3 4 5, 2.5, ये -5, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जिसने होमवर्क किया उसने 1000 लिखा, तो बाकी सब ने भी 1000 ही लिखे, है ना। 10⁻³ भी लिख सकते थे। इससे एक पॉसिबिलिटी बनती है कि वही देख के लिखे, कॉपी किए। कोई बात नहीं, एक बार नजरों से
चलता है, अगर आपने गूगल करके भी लिखे या फिर कॉपी करके भी लिखे तो चलता है, बस एक बार नजरों से गुजर के जाने दो उसको। ठीक है, तो आ जाओ हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं टॉपिक के। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के दो टाइप होते हैं, राइट। फिजिक्स के दो टाइप होते हैं, हम वो दोनों टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। सबसे पहला होता है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा होता है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स से क्यों बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स से क्यों बोलते हैं, अब ये दोनों भी फिजिक्स है तो दोनों को अलग अलग कैटेगराइज क्यों किया, ये सब चीज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आप जितना भी 12th 11th में जो मैक्सिमम पोर्शन जो है ना आपका क्लासिकल फिजिक्स है, और 5 to 10% जो पार्ट है वो मॉडर्न फिजिक्स में है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अभी देखा जाए तो फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स आता है। ठीक है, हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। जैसे क्लासिकल फिजिक्स में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है न्यूटन, न्यूटन का बहुत जिक्र होता है, न्यूटन का बहुत मतलब क्लासिकल फिजिक्स में सबसे बड़ा रोल न्यूटन का है। उसी तरह से मॉडर्न फिजिक्स में अगर देखा जाए तो मॉडर्न फिजिक्स में सबसे बड़ा रोल है आइंस्टाइन का। ठीक है, आइंस्टाइन का जहां भी जिक्र होता है तो वहां देख लेना कि वो मॉडर्न फिजिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं। अब आइंस्टाइन का दिमाग में नाम आती सबसे, तो चलो अगर मैं आपको बोलता हूँ आइंस्टाइन, तो आइंस्टाइन का नाम सुनते आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है बताओ। E is equal to आइंस्टाइन mc सुनते square. E is equals to mc square, right? E is equals to mc square. E is equals to mc square, the equation of energy and mass, right? ये दिमाग में आता है। साथ ही साथ आइंस्टाइन ने मॉडर्न फिजिक्स में, साथ ही साथ आइंस्टाइन मॉडर्न फिजिक्स में रिलेटिव रिलेटिव थ्योरी दी है, रिलेटिव थ्योरी। टाइम के बारे में हमारा जो परसेप्शन था पूरा चेंज करके रखा है। ठीक है, और टाइम किस तरह से बिहेव करता है उसके बारे में भी जो हमारा पहले जो क्लासिकल फिजिक्स का परसेप्शन था उसको आइंस्टाइन ने पूरा तोड़ कर रख दिया है। किस तरह तोड़ा है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, और मेरा एक सवाल है, डू यू बिलीव इन टाइम मशीन? क्या आपको टाइम मशीन में मतलब क्या आपको लगता है कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है, यस और नो? टाइम ट्रैवल करना आपको क्या लगता है पॉसिबल है या नहीं, यस और नो? Yes. Yes, sir. यस, Yes. यस, व्हाई? सुयश नो, व्हाई नो? और जो यस बोल रहे व्हाई यस, यस क्यों? जो लोगों ने यस बोला क्यों, किस बेसिस पे आपने यस बोला कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल? Sir, इसको Avenger. क्या बेटा, क्या बोला आपने? और जिन्होंने नहीं बोला उन्होंने नहीं क्यों बोला? अच्छा, ऐसी कौन सी मूवी है जिसके अंदर आपने टाइम ट्रैवल देखा है? Avenger. टाइम स्टोरी। Time story. टाइम स्टोरी, एवेंजर्स। अभी एक नई मूवी है जस्टिस लीग स्नाइडर कट, पता है आपको? जस्टिस लीग स्नाइडर कट का वर्जन आया है, पता है? Yes. तो उसके अंदर भी टाइम ट्रैवल, राइट। तो अभी हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले वो टाइम ट्रैवल का उसके अंदर थ्योरी आएगा, तो बने रहो। ठीक है, जब हम लोग रिलेटिविटी डिस्कस करेंगे तब हम लोग देखेंगे टाइम ट्रैवल पॉसिबल है और किस तरह से पॉसिबल, राइट। तो हम लोग वो वाली चीजें डिस्कस करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। चलो हम कैटेगराइज करते हैं सबसे पहले फिजिक्स को। फिजिक्स कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। आ जाओ, फिजिक्स, फिजिक्स की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। देखो, दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, यह है क्लासिकल फिजिक्स, यह है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स क्यों कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स क्यों कहते हैं? क्लासिकल फिजिक्स बहुत पहले आया है ना, आज से 300 साल पहले से ही शुरुआत हो गई थी क्लासिकल फिजिक्स की, इसलिए इसको क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। मॉडर्न फिजिक्स अभी 100 साल पहले आया, ठीक है, 19th सेंचुरी में आया, इसलिए इसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। ये अभी अभी लेटेस्ट आया है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स जो है ना, क्लासिकल फिजिक्स के जो फंडामेंटल लॉ था इनको चैलेंज किया है मॉडर्न फिजिक्स कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने। ठीक है, इसलिए हमको मॉडर्न फिजिक्स को अलग रखना पड़ता है। अगर मैं बात करूं क्लासिकल फिजिक्स की, उसमें भी कई सारे टॉपिक्स है। जैसे सबसे पहला टॉपिक है मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स। दूसरा टॉपिक अगर मैं लिखना चाहूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। अगर मैं लिखना चाहूँ तो थर्मोडायनामिक्स लिख सकता हूँ। ऑप्टिक्स, वेव्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे टॉपिक
और बहुत सारे टॉपिक्स हमारे क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं, राइट। वन बाय वन इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स, जैसे मैंने कहा कि क्लासिकल फिजिक्स की शुरुआत आज से 300 साल पहले हुआ था। किसकी वजह से हुआ था? क्लासिकल फिजिक्स की शुरुआत हमने किए थे न्यूटन की वजह से। न्यूटन की वजह से न्यूटन ने हमको बताया कि भाई कोई बॉडी अगर रेस्ट में रहती है और अगर कोई बॉडी मोशन में रहती है तो उसकी स्टडी किस तरह से करते हैं, इसके बारे में हमको न्यूटन ने बताया था। ये हमको मैकेनिक्स के बारे में बताता है। इसी के साथ न्यूटन ने अलग अलग हमारे लॉज बताए थे, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, ग्रेविटेशनल के लॉ, अलग अलग लॉ न्यूटन ने हमको बताया। और हम लोग बस ऑब्जेक्ट अगर मोशन में रहा या फिर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहता है, इस वक्त इस ऑब्जेक्ट पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं उसकी स्टडी हमारे मैकेनिक्स में आता है। जितने भी मैंने मूवीज अभी तक डिस्कस किए सारे क्वेश्चंस मैकेनिक्स के थे, है ना। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी चीजें मैकेनिक्स में आता है। मैकेनिक्स में भी बहुत अलग अलग पार्ट है। जैसे अगर मैं बात मैंने क्या किया, स्टेशनरी और मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी स्टडी मैकेनिक्स के अंदर होती है। जैसे समझो फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है, व्हाट इज फ्लूइड? जो चीज फ्लो होती है वो फ्लूइड, ठीक है, जो चीज फ्लो होती है वो फ्लूइड। अगर फ्लूइड की मैकेनिक्स पढ़ रहा हूं तो उसको मिलूंगा फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड अगर स्टैटिक रुका हुआ है तो फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड अगर फ्लो हो रहा है तो फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है। तो मैकेनिक्स के भी दो हिस्से होते हैं, एक होता है स्टैटिक्स, मतलब एक होता है डायनामिक्स, ठीक है। अगर रुका हुआ है, स्टेशनरी है तो स्टैटिक्स, मोशन में है तो डायनामिक्स, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ तक कि ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स देखो क्या हुआ, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिज्म का। हमको पता चला कि हमारा जो अर्थ है वो खुद एक मैग्नेट है, राइट। साउथ पोल, नॉर्थ पोल, अर्थ हमारा खुद कैरी करता है और यहाँ पे रहने वाले अलग अलग कंटेंट भी एक मैग्नेटिज्म अपना उसके अंदर प्रॉपर्टी अचीव मतलब पजेस करते हैं, ठीक है। ये बात पता चलने के बाद हमको आगे जाके क्या पता चला कि अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडक्टर के थ्रू पास करता हूँ तो उसके आजू बाजू भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने लग जाती है। तो सबसे पहले मैग्नेटिज्म आया और फिर इलेक्ट्रिसिटी आया। फिर हमको पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म नथिंग बट दोनों की प्रॉपर्टी सेम ही है। वो दोनों एक ही चीज पर काम करते हैं और वो जो चीज है उसे कहते हैं चार्जेस। दोनों भी चार्ज पर काम करते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, है ना। पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, ऐसे ऐसे कंसेप्ट आने लग गए, राइट। ये कॉन्सेप्ट में मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी दोनों काम करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से मैग्नेटिज्म पैदा होता है। इसलिए दोनों को कॉन्सेप्ट को हम लोग मिला के पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। समझो अगर कोई मेटल रखा हुआ है उसके अंदर से मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ तो ये हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट बन जाएगा। और इतने अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो ज्यादा मैग्नेटिज्म, अगर और इतना मैग्नेटिज्म मैं बना सकता हूँ तो यहाँ पे समझो एक कार रखी है तो उसको भी मैं अट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे मैं बड़े बड़े हेवी मैग्नेट, सुपर मैग्नेट्स हमारे यहाँ पे यूज होता है, इस कंसेप्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, खत्म। थर्ड इज थर्मोडायनामिक्स। तो 17th सेंचुरी में फिर से क्या हुआ कि सबसे पहला इंजन बनाया गया, इंजन, हीट इंजन, हीट का इस्तेमाल कर इंजन बनाया गया, ठीक है। 17th सेंचुरी में हमको पता चला कि भाई हीट का इस्तेमाल काम करने के लिए किया जाता है। मतलब क्या होता है, अगर मैं किसी चीज में हीट देता हूँ तो वो काम करता है, मतलब कोई पत्थर वत्थर उठाने के काम में आता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, लेकिन हमको पता नहीं था ये सिचुएशन होती कैसी। जब हमने हीट इंजन के हम अंदर गए, हमने बना लिया, पहले हमने रैंडमली बनाया, इंजन बन गया। हीट इंजन के जब हम अंदर गए उसके फिनोमिना जानने की कोशिश की तो हमको नेचर के जो फंडामेंटल लॉज रहते हैं वो पता चल गया। फॉर एग्जांपल एक ऑलरेडी लॉ था जिसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी हर जगह सेम रहेगी, है ना, क्रिएट भी नहीं होंगी, डिस्ट्रॉय भी नहीं होंगी, बस एक जगह से दूसरी जगह बदलते रहेंगी या फिर वो खुद का रूप बदलेंगी, है ना। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका भी पता चला हमको हीट इंजन के। तो हीट इंजन पता चलने के बाद जो फिर ये जो पूरे लॉस पता चलते हैं वो इस थर्मोडायनामिक्स में आता है, ठीक है। हमको ये भी पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स मतलब लाइट, लाइट किस तरह से बिहेव करता है, लाइट का क्या फिनोमिना होता है, वो वेव्स, अलग अलग तरह के वेव्स होते हैं, अलग अलग तरह के वेव्स होते हैं, साउंड वेव्स, है ना, साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, राइट, स्ट्रिंग वेव्स, स्ट्रिंग के ऊपर भी झटका मारता हूँ तो वेव, मैं गिटार बजाता हूँ तो गिटार के अंदर भी वेव्स होते हैं, राइट। तो वो भी वेव्स, वेव को भी मैकेनिक्स के ढंग से पढ़ाया जाता है तो उसको वेव मैकेनिक्स कहते हैं। वेव भी क्या है, मोशन परफॉर्म करता है। और स्टेशनरी वेव का भी एक कॉन्सेप्ट है, वेव स्टेशनरी भी होती है, ठीक है। जब हम गिटार बजाते हैं तो गिटार के अंदर स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो वो भी आता है। तो वेव्स को हम लोग मैकेनिक्स के ढंग से पढ़ते हैं और वेव्स को अलग से भी पढ़ने की जरूरत है, इसमें अलग से रहना। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ये करंट का शोध लगने के बाद करंट का कहाँ कहाँ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, करंट से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, करंट की जो
नॉमेनक्लेचर रहेंगे, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। 95% आपकी सिलेबस ये सारी चीजें, ठीक है। बचा 5% यहाँ पे आ जाओ। नेक्स्ट इज, समझ में आया क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है। नेक्स्ट इज मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स में क्या हुआ, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल हम बोल सकते हैं, छोटे से पार्टिकल जैसे एटम, और सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, मतलब एटम के अंदर भी जो पार्टिकल होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसके आजू बाजू घूमता है कि इलेक्ट्रॉन, है ना, इन्हें कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं वो आता है हमारे मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल से क्या हो सकता है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या इफेक्ट आ सकते हैं हमारे बॉडी पर, सब एटॉमिक पार्टिकल को अगर मैं काट के बाहर निकालना चाहूँ तो क्या इफेक्ट होगा, ये सारी चीजें हमको इस मॉडर्न फिजिक्स में पता चलती है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इट डील्स विथ स्टडी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल like atom, proton, neutron and electron, ठीक है। इतने सारे इससे वो डील करता है। चलो ठीक हो गया। और हमें पता चला कि भाई लाइट के इस्तेमाल कर लाइट जहां गिरती है उसका यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में पता चला। तो इस इफेक्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट के जरिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना, ठीक है। इसमें आइंस्टाइन का बहुत बड़ा रोल था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन का बहुत बड़ा रोल था। इसके जरिए अलग अलग रेडिएशंस जो लाइट होती है, लाइट के बारे में बहुत अलग अलग स्टडीज आई, है ना। उसमें से बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे मैक्सवेल, आईपीएल वाला मैक्सवेल नहीं है ये, ठीक है। मैक्सवेल के बाद आता है प्लैंक्स, है ना, एक साइंटिस्ट है ये प्लैंक्स। और सबसे बड़ा हम सबका आइंस्टाइन, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो थोड़ा हम लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अलग अलग थ्योरी दी, जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एटसेट्रा, ठीक है। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन के कई सारे फंडामेंटल लॉज ने, फंडामेंटल रूल्स या फॉर्मूलाज ने, यहाँ पर न्यूटन ने जो काम किया था उसके काम को चैलेंज किया, न्यूटन के काम को चैलेंज किया। वही हम लोग देखने वाले हैं कि अभी किस तरह से चैलेंज किया उसने, ठीक है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट बना लो। सर बोलो। क्वांटम मैकेनिज्म की हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स भी इसमें आता है। वेरी गुड। क्वांटम मैकेनिक्स लिख लेता हूँ यहाँ पर। क्वांटम मैकेनिक्स देखो, क्वांटम का मतलब समझो पहले क्या होता है। क्वांटम ये वर्ड दूसरे वर्ड से है, उसका नाम है क्वांटा। क्वांटा का मतलब क्या होता है, पैकेट। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। अब पैकेट मतलब क्या है, किस चीज का पैकेट। तो हमको आगे जाके पता चला जो एनर्जीज होती है, रेडिएशंस में से, लाइट में से जो एनर्जी आती है वो पैकेट में गिरती है। पैकेट एक जैसे हमारा बारिश आती है तो बारिश में बूंदे कैसी गिरती है, उस तरह से एनर्जी भी पैकेट में आती है, और उस पैकेट को हम लोग क्वांटा कहते हैं, ठीक है। और सारे पैकेट एक तरह सा, सारे पैकेट एक जैसे, सब में एनर्जी सेम रहेगी, और एनर्जी की वैल्यू होती है इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्बडा। इतनी वैल्यू है, मैं सिखाऊंगा आपको ये चीज, ठीक है। इतनी वैल्यू होती है। हर इसमें सेम क्वांटिटी, सेम एनर्जी रहेगी, ठीक है। हर बराबर क्वांटा रहेगा, उसको क्वांटाइजेशन ऐसे कहते हैं, मतलब सारे क्वांटा एक जैसे रहेंगे, उसमें एनर्जी उतनी ही रहेगी, ठीक है। और जो गिरती है उसे हम लोग फोटोन कहते हैं। फोटोन जिसमें एनर्जी होती है उसको कहते हैं फोटोन, ठीक है। जनरली ये लाइट की स्टडीज में बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लो। अभी हम लोग टाइम ट्रैवल के बारे में बात करेंगे, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के बारे में बात करें। चलो, आई होप आपने स्क्रीनशॉट बना लिया होगा। चलो हम लोग बात करते हैं। ओके, तो हमारा मेन टॉपिक का डिस्कशन ये है कि मॉडर्न थियरी की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, मॉडर्न फिजिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, और किस जगह, ऐसे कौन सी जगह पर हमने न्यूटन के लॉ को चैलेंज किया, ठीक है। सबसे पहला चैलेंज तो था स्पीड का। चलो मैं इसको रब करता हूँ। देखो, क्लासिकल फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, आज से जैसा जब से यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है तो हर जगह स्पीड ऑलरेडी मौजूद है, ये हमको पता है।
ठीक है, लेकिन स्पीड को स्पीड ही बोलते हैं, ये चीज को स्पीड बोलते हैं। और जो स्पीड है वो पर्टिकुलर नियमों पे चलता है, नियम मतलब लॉज, ठीक है, जो स्पीड है पर्टिकुलर नियमों पे चलता है, ये हमको न्यूटन ने बताया। और उन नियमों को न्यूटन ने मतलब लॉज ऑफ मोशन, राइट। तो न्यूटन ने सबसे पहले हमको लॉज ऑफ मोशन दिया, ठीक है, न्यूटन ने हमको लॉज ऑफ मोशन दिया, ठीक है, किसके आधार पर, स्पीड के आधार पर। स्पीड, स्पीड को पहचानने के लिए, स्पीड पर काम करने के लिए कुछ नियम है, ये लो, ये नियम तुम अप्लाई करो और तुम्हारे आंसर तुमको मिल जाएंगे। सही बात है, ठीक है। इसको अब हम लोग इसको यूज करने लग गए जब लॉज ऑफ मोशन आए, और ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, बड़े बड़े प्रॉब्लम हमारे सॉल्व होने लग गए न्यूटन की वजह से। न्यूटन ने क्या बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड में है तो वो स्पीड में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर स्पीड में है तो वो स्पीड में ही रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। क्या बोला उसने, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड में है तो वो स्पीड में ही रहेगा हमेशा के लिए जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। और क्या बोला, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर खड़ा है तो हमेशा रेस्ट पर खड़ा ही रहेगा जब तक उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स हला ना दे या फिर उसको डिस्प्लेस ना कर दे। हाँ, तो इस थ्योरी का इस्तेमाल करके हम लोग स्पीड के अलग अलग कैलकुलेशन सॉल्व करने लग गए। लेकिन सवाल खड़ा हुआ ये कि भाई स्पीड की वैल्यू कैसे निकाले, स्पीड की वैल्यू कैसे निकाले और स्पीड की पर्टिकुलर वैल्यू कैसे निकाले। मैं आपको बताता हूँ, देखो कंसीडर करती है एक बस है, कंसीडर करती है ट्रेन है, राइट। स्पीड की वैल्यू क्या निकाले, सवाल ये है स्पीड की वैल्यू क्या निकाले और स्पीड किस पर डिपेंड करती है। मैं इस सेक्शन को यूज करूंगा, ओके। सबसे पहले मैंने बना दिया, ये है ट्रेन, ठीक है, ये है ट्रेन, ये है प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये आप लोग हो, ये आप लोग हो। यहाँ पर मैं बैठा हूँ, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, यहाँ पर प्रशांत सर बैठे, ठीक है, यहाँ पर मैं बैठा, आपको प्रशांत सर पता है ना, केमिस्ट्री वाले सर आपके, ठीक है, वो प्रशांत सर और ये मैं बैठा हूँ। हम लोग यहाँ पर बैठ के ना हम लोग फालूदा पी रहे, राइट, रोज फालूदा, वो भी हाफ हाफ तिवारी वाला, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो चलो हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करने, हम लोग जा रहे हैं ट्रेन पर, आप लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ ये ट्रेन जो है ना 60 किलोमीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है, ट्रेन 60 किलोमीटर पर सेकंड से जा रही है। अब बताओ ये जो प्रशांत सर है, प्रशांत सर, ठीक है, अच्छा और एक बात सुनो, ये जो ट्रेन है ना, ट्रेन है, ट्रेन में अगर मैं बैठा हूं तो मुझको बाहर का नहीं दिखेगा, मुझको ब्लैक ब्लैक दिखेगा, लेकिन आप लोग अंदर का देख सकते हैं। इस तरह का मैंने मिरर लगा कर रखा है, ठीक है, इसके अंदर मैंने इस तरह का मिरर लगा के रखा है कि मैं बाहर का नहीं देख सकता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको पूछता हूँ कि प्रशांत सर की स्पीड कितनी होगी, जल्दी बताओ। गाड़ी के अंदर प्रशांत सर और मैं बैठे हुए हैं, गाड़ी जा रही है 60 किलोमीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर ले लो, ठीक है, इतनी स्पीड से जा रही है। अगर मैं आपको पूछता हूँ अभी ये गाड़ी के अंदर जो प्रशांत सर बैठे हैं उनकी स्पीड क्या होगी, आप कितना बोलोगे। मैं फास्ट जा रहा हूँ क्या, 0 वाई जीरो, सर, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, एक डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, स्टेशनरी अरे नहीं, प्रोसेस, हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हैं, वो एक स्टेशनरी पोजीशन में बैठे हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, गाड़ी यहाँ से यहाँ गई ना, गाड़ी यहाँ से तो यहाँ गई, गाड़ी तो ट्रैवल कर रही है, हाँ सर्कल, सर तो बैठे ही है, वो थोड़ी ना घूम रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक काम करो, सर को नहीं बोलता हूँ, अब ये बताओ ट्रेन की स्पीड क्या होगी। 60 किलोमीटर पर आवर। अगर ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, सर भी ट्रेन के अंदर बैठा है और आप बाहर से ऑब्जर्व कर ना 60 किलोमीटर पर आवर से, तो सर की स्पीड कितनी हुई अभी, सर की स्पीड भी आपके 60 पॉइंट ऑफ व्यू से किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर किलोमीटर पर पर आवर हुई, ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बैठा हूं सर के साथ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सर के साथ बैठा हूं, तो अब मैं, जैसा आपने बोला सर तो डिस्प्लेस हो ही नहीं रहे, मतलब मैं सर के साथ बैठा हूँ, मेरी भी 60 स्पीड है, सर की भी 60 स्पीड है, और हम एक दूसरे को देख रहे हैं, तो सर तो डिस्प्लेस हो ही नहीं रहे जगह से, ठीक है। तो इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझको स्पीड क्या दिखेगी, 0। समझ में आ रहा है, मेरे पॉइंट, यहाँ जो आदमी बैठा है, यहाँ जो आदमी बैठा है उसको यहाँ के आदमी की स्पीड 0 दिखेगी, उसको 0, वो स्टेशनरी लगेगा। लेकिन बाहर जो खड़ा है, बाहर जो खड़ा है उसको स्पीड कितनी लगेगी, 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। चलो सही बात है ना, इससे एक बात समझ में आई, इससे एक बात समझ में आई
ये जो टाइम है ना, ये परसेप्शन पे डिपेंड करती है, आपके देखने के नजरिए पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये समझने से पहले दो बातें सबसे पहले समझ लो। व्हाट इज रिलेटिव, व्हाट इज रिलेटिव, रिलेटिव क्या होता है, व्हाट इज एब्सोल्यूट, रिलेटिव क्या होता है और एब्सोल्यूट क्या होता है। तो आपने अभी तक स्कूल लेवल पर यहाँ पर जहाँ लोगों ने रिलेटिव ये वर्ड यूज किया होगा है ना वोकेबुलरी में, तो आप जरा सोचो और बताओ रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव या फिर एब्सोल्यूट, ये वर्ड का मतलब क्या होता है। मैं लिख लेता हूँ, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, जो मन में आ रहा है वो वर्ड बोलो। रिलेटिव मतलब रिश्तेदार, ऐसा कुछ जो आपके दिमाग में आ रहा है वो बोलो। रिलेटिव का मतलब क्या होता है ना, सर जो शॉपिंग करने जा रिलेट रहे करता हो किसी चीज से। हैं, वेरी गुड। और एब्सोल्यूट यानी कनेक्टेड और रिलेटेड। गुंजन, वेरी गुड, गुंजन करेक्ट। हाँ, रिलेटिव का मतलब जो, जैसे हमारा रिलेटिव हमारे साथ रिलेटेड होता है, ठीक है, मतलब डिपेंडेंट होता है। ठीक है, रिलेट का होना मतलब किसी चीज पर डिपेंडेंट होना। और एब्सोल्यूट का मतलब वो किसी से रिलेट नहीं करता और किसी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, नॉट डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है टाइम बहुत फास्ट भाग रहा है, 10 मिनट बचा ना हमारे पास। ठीक है, डिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट। ओके, अगर मैं आपको बोलूं अभी, ठीक है, जो स्पीड है वो रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है। रिलेटिव। सर रिलेटिव है, रिलेटिव। करेक्ट रिलेटिव। करेक्ट करेक्ट, सही बात है। मतलब आपके नजरिए से वो स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर दिख रही है, मेरे नजरिए से वो 0 किलोमीटर पर आवर दिख रही है। इसका मतलब स्पीड इज अ रिलेटिव थिंग, वो देखने वाले के नजरिए पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में ही है अभी, तो यहाँ पर न्यूटन ने क्या बोला, स्पीड जो है ना वो रिलेटिव है, रिलेटिव है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको 60 किलोमीटर पर आवर दिख रही है ना, तो आपका परसेप्शन सही है, आप अपनी जगह पे सही हो। अगर मुझको 0 किलोमीटर पर आवर दिख रहा है, सर वहां पे बैठे ही है मेरे, मैं भी वही जगह बैठा हूँ, ठीक है, सर का मूवमेंट नहीं हुआ, तो मुझको सर तो 0 किलोमीटर पर आवर दिखेंगे। तो उस वक्त मेरा परसेप्शन भी सही है, तो मैं अगर, तो ये परसेप्शन दोनों का सही रहेगा। और जो नेचर के फंडामेंटल लॉ जो हमारे पास है, अगर मैं दोनों भी केस में अप्लाई करूंगा, ठीक है, दोनों केस में अगर नेचर के फंडामेंटल लॉ अप्लाई करूंगा, मतलब मैं आपको बोलता हूँ कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करो आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर और मैं एक्सपेरिमेंटेशन करता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, हम दोनों के आंसर सेम आएंगे। हाँ, वेरिएबल या फिर गिवन डेटा हम दोनों का अलग अलग रहेगा, पर हमारे आंसर सेम आएंगे। ठीक है, तो रिलेटिव अगर स्पीड होने के बावजूद भी हमारे अलग अलग आंसर सेम आते हैं। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में आंसर सेम आते हैं, ये न्यूटन ने बोला, न्यूटन ने बोला। ठीक है, जैसे जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ ये जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, मतलब ये जो ट्रेन है 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, इसके ऊपर कोई पर्सन है वो अगर 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो चलो बताओ, मतलब ये सोचो, सोचो, ये 60 किलोमीटर पर आवर से के ऊपर एक आदमी खड़ा है जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। अब बताओ यहाँ पे जो आदमी खड़ा है उसको वो आदमी की स्पीड कितने लगनी चाहिए, जल्दी बताओ, तुक्का मारो। मैं बताता हूँ, चलो मैं बताता हूँ। देखो, ऑलरेडी गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर से तो भाग ही रही है, उससे भी ज्यादा, मतलब उसको भी उसके ऊपर ही भाग रहा है, मतलब +10। तो मुझको ये जो आदमी है ना, वो 10 + 60 किलोमीटर मतलब 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागते हुए दिखने वाला है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ये आदमी मुझे 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागते दिखने वाला है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं आदमी, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अगर मैं इस आदमी को देखूंगा तो अब मुझको स्पीड कितने दिखने वाली है, कितनी दिखने वाली 10 बताओ। किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छे, 10। बहुत अच्छे, मेरे परसेप्शन से मुझको 10 किलोमीटर दिखेंगे, इस व्यक्ति के परसेप्शन से उसको 70 दिखेंगे, राइट। इसका मतलब क्या है, टाइम रिलेटिव है, टाइम रिलेटिव है। यहां तक सब ठीक चल रहा था, क्लासिकल फिजिक्स अभी तक यहां तक ठीक चल रहा था, लेकिन 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, मैक्सवेल 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 जब लाइट की स्टडी कर रहा था, रेडिएशन की स्टडी कर रहा था, जब उसे पता चला कि यूनिवर्स में एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज है जिसकी स्पीड रिलेटिव नहीं है। यूनिवर्स में एक ऐसी चीज है जिसकी स्पीड रिलेटिव नहीं है। अब रिलेटिव नहीं है इसका मतलब एब्सोल्यूट है। तो यूनिवर्स में एक ऐसी चीज है जिसकी स्पीड रिलेटिव नहीं है, और वो है लाइट। लाइट की स्पीड
लाइट की स्पीड जो होती है ना वो किसी पर डिपेंड नहीं करती, मीडियम पर भी डिपेंड नहीं करती, ठीक है, मतलब किसी के परसेप्शन पे भी डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल जैसे बताता हूँ, सबसे पहले तो लाइट की जो स्पीड होती है, लाइट की स्पीड कितनी होती है, लाइट की स्पीड बताओ जल्दी से, स्पीड ऑफ लाइट, व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, 1 2, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट ध्यान में रखो, स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर वो क्रॉस कर जाती है, इतनी स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, कितना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसको अगर हम लोग हमारे टर्म मीटर्स पर सेकंड में लिखें तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज है, लाइट एक ऐसी चीज है जो रिलेटिव नहीं है, मतलब देखो बताता हूँ मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल 3 लाख की जगह मैं आपके कैलकुलेशन की इजी के लिए सिर्फ मैं 3 बोलता हूँ, 3, ठीक है, 3। अब सोचो यहाँ पर जो आदमी खड़ा है, चलो मैं यहाँ पे 10 km/h लिखा था, यहाँ पे और एक में बनाता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये खुद लाइट की स्पीड से जा रही है, ठीक है, लाइट की स्पीड से जा रही है, इसके ऊपर जो आदमी खड़ा है वो खुद लाइट की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, समझो ये 3 लाख km/h से जा रही है, ये भी 3 लाख km/h से जा रही है, और आप लोग अभी इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो। अब बताओ, अब मेरे को बताओ, ये लॉजिक के हिसाब से बताओ, ये जो स्पीड है इस आदमी को कितना दिखेगा, जैसे यहाँ पे दोनों को ऐड किया था, तो इसका आंसर बताओ कितना आएगा, 6 लाख किलोमीटर पर आवर। 6 लाख किलोमीटर, ठीक है, मतलब इसको 6 लाख किलोमीटर इस ऑब्जेक्ट का दिखना चाहिए, सीधी बात। अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरी भी स्पीड 3 है, इनकी भी स्पीड 3 है, अब बताओ मुझको कितना दिखना चाहिए इस ऑब्जेक्ट की स्पीड, 3 0 किलोमीटर। जीरो, जीरो। जीरो दिखना चाहिए, ये क्लासिकल फिजिक्स बोलता है, लेकिन ये जो 3 लाख km/h ये जो स्पीड है, जो लाइट की स्पीड है, ये ना किसी पर डिपेंड नहीं करती, मतलब इसका परसेप्शन यहाँ से समझो, इसकी स्पीड कितनी है, 3 ना, तो किसी की भी परसेप्शन से देखो हमको आंसर 3 ही दिखने वाला है, किसी की भी परसेप्शन से देखो आंसर 3 ही दिखने वाला है। समझो यहाँ पर जो भी खड़ा रहेगा, यहाँ पर समझो इसका आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, राइट, 6 आ रहा है, चलो यहाँ पे 3 + 3 = 6 आ रहा है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होने की वजह से वो किसी के परसेप्शन पर भी डिपेंड नहीं करती, इस आदमी को वो स्पीड 3 लाख km/s ही दिखेंगी, और यहाँ पर से मैं इसको देखूंगा तो फिर भी मुझको 3 लाख km/s ही दिखेगी, है ना, यहाँ से ये ट्रेन को देखूंगा तो उसको भी वो 3 लाख km/s से जाती हुई दिखेगी, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस है ये लाइट का, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, स्पीड जो होता है वो रिलेटिव होता है ना, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट एब्सोल्यूट होता है। यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत हुई है, ठीक है। साइंटिस्ट, अब साइंटिस्ट में सबसे बड़े साइंटिस्ट हमारे आइंस्टाइन का नाम आता है। आइंस्टाइन एक इस तरह के साइंटिस्ट थे जो इमेजिन करते थे, लिखते थे, कैलकुलेशन करते थे और पेपर पब्लिश कर देते थे। मतलब अभी जनरली क्या होता है, हम लोग जैसे मैंने मेरा पेपर पब्लिश किया तो मैंने इमेजिन किया, कैलकुलेशन किया, एक्सपेरिमेंटेशन किया और फिर पब्लिकेशन किया। उन्होंने क्या किया थे, इमेजिन किए थे, कैलकुलेशन करते थे और डेटा देते थे, डायरेक्ट पब्लिश होता था। मतलब उनकी इमेजिनेशन में, उनके कैलकुलेशन में इतनी ताकत थी, ठीक है। और वो जो डेटा देते थे आइंस्टाइन, और उसके बाद फिर अगर हमने एक्सपेरिमेंटेशन किए तो एक्सपेरिमेंटेशन ट्रू होते थे, ऐसा होता था। तो उसी तरह से आइंस्टाइन ने क्या सोचा, ये जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके बारे में उनकी बहुत क्यूरियोसिटी थी कि भाई स्पीड ऑफ लाइट इतनी ही क्यों कांस्टेंट रहती है, ऐसा ही क्यों होता है, और स्पीड ऑफ लाइट ऐसी कौन सी कंडीशन अचीव होंगी, ऐसे क्या होगा कि मैं स्पीड ऑफ लाइट अचीव कर सकता हूँ, अगर मैंने स्पीड ऑफ लाइट अचीव कर लिया तो क्या क्या कंडीशंस आएंगी। ये आइंस्टाइन के दिमाग में एक फंडामेंटल बेसिक्स आ रहा था। तो आइंस्टाइन जो है अपने, ठीक है, आइंस्टाइन ये लग गए इसके पीछे, स्पीड ऑफ लाइट के पीछे लग गए। और स्पीड ऑफ लाइट के पीछे लगते लगते आइंस्टाइन ने एक बेसिक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये अपन पहले लेक्चर से ये फॉर्मूला यूज करते आ रहे हैं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, बेसिक फंडा, ठीक है। और आइंस्टाइन का कहना था कि जो नेचर होता है, राइट, जो नेचर होता है वो अपने फंडामेंटल लॉ को कभी गलत नहीं होने देता। नेचर क्या होता है, वो अपने फंडामेंटल लॉस को कभी गलत नहीं होने देता। नेचर का अभी ये फंडामेंटल लॉ बन चुका है कि नेचर के अंदर जो लाइट होती है उसकी स्पीड 3 × 10⁸ ही होगी और वो कांस्टेंट ही होगी, कभी चेंज नहीं होगी, राइट। अब आइंस्टाइन ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, और ये फॉर्मूला यूज करने के बाद उसने बोला कि नेचर अपने लॉ कभी भी टूटने नहीं देता, नेचर नेवर फेल्स, ठीक है। आप समझ लो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है।
मतलब नेचर का फंडामेंटल लॉ ये भी एक है, राइट। और दूसरा कौन सा है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट ये भी एक है, 10 पावर ऑफ 8, ठीक है। अब हम लोग आइंस्टाइन ने जो कैलकुलेशन किया वो करेंगे, और टाइम ट्रैवल किस तरह से करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। 1 2 3 आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बात करता हूँ, देखो अब मैं बात करता हूँ। अब देखो, यहां देखो, अब आइंस्टाइन ने फंडामेंटल बेसिक लॉ का इस्तेमाल किया, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। हाँ, अभी तक हमारे दिमाग में क्या था, स्पीड एक रिलेटिव चीज है, लेकिन अभी हमें पता चला स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो एब्सोल्यूट, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, एब्सोल्यूट चीज है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, आइंस्टाइन ने सोचा कि ये स्पीड ऑफ लाइट जो है कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना मुझका आंसर दिख रहा है, 6 ना, 6 मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से 6 आना चाहिए था, लेकिन बना कितना, 3, बना कितना 3। इसका मतलब नेचर, अब देखो ये फॉर्मूला देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो नेचर खुद ब खुद डिस्टेंस और टाइम को खुद ब खुद एडजस्ट कर रहा है ताकि हमेशा आंसर 3 ही आए, ठीक है। आंसर कितना आना चाहिए था, 6, बट नेचर खुद ब खुद डिस्टेंस और टाइम को इस तरह से एडजस्ट कर रहा है कि मेरा आंसर 3 ही आना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लो, देखो मेरा आंसर अगर 6 आता है फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन के हिसाब से, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर मुझको ये 3 लाना है, 3 लाना है, तो मुझको टाइम को रिड्यूस करना पड़ेगा। देखो टाइम को रिड्यूस करना पड़ेगा, आपको पता है ना, डिनोमिनेटर रिड्यूस किए, सॉरी टाइम को बढ़ाना पड़ेगा ना, टाइम को बढ़ा, अगर मेरा डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना तो मेरा आंसर छोटा होते जाता है, डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है तो आंसर मेरा छोटा होते जाता है। याद रखना, डिनोमिनेटर बड़ा, फॉर एग्जांपल 1:10 एंड 1:5, ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, इसका बड़ा है ना, तो ये छोटा रहेगा, ये बड़ा रहेगा, इस तरह से, है ना, ठीक है। डिनोमिनेटर छोटा तो आंसर बड़ा, तो ये डिनोमिनेटर बड़ा तो आंसर छोटा, मेरे को आंसर छोटा करना है, ये आंसर मेरा 3 आना चाहिए, तो मैंने ये खुद नेचर खुद ब खुद टाइम को चेंज करने लग जाएगा। हालांकि अभी तक हम लोग सोच रहे थे जो टाइम हो किसी पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन यहाँ पर टाइम खुद ब खुद चेंज हो रहा है, और डिस्टेंस भी, अब इसको रिड्यूस करने के लिए डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, डिस्टेंस भी खुद ब खुद चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर मुझको यहाँ पर स्पीड 3 दिख रही है, लेकिन 3 दिखने के लिए ये जो लेंथ है ना, लेंथ मेरे को अभी छोटा दिखने लग जाएगा, समझ में आ रहा है, ये जो लेंथ है, डिस्टेंस जो है, लेंथ ऑफ ट्रेन, ये मेरे को